हेलो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। लेकिन पहले इसे समझते हैं। सो अब हर कॉइन का या हर टोकन का एक पूरा रोड मैप। कुछ टोकन्स या कुछ कॉइन्स गेम एप्लीकेशंस बना, ठीक है, उनका फोकस जो होता है वो मेन सिर्फ गेम का ही होता है, वो मतलब गेम कॉइन। बहुत सारे टोकन्स यूटिलिटी टोकन्स होते हैं, बहुत सारे टोकन मीम टोकन्स भी होते हैं, बहुत सारे टोकन ब्लॉकचेन टोकन होते हैं, बहुत सारे टोकन या कॉइन्स एक्सचेंज टोकन होते हैं। तो हर क्रिएटर का एक अलग रोड मैप हो सकता है। RSG टोकन का भी ऑलरेडी एक रोड मैप है जिसके अंदर हमने बताया है कि कंपनी जो है क्या क्या करने वाली है। और RSG टोकन का जो विजन है उसमें क्या क्या चीजें आप और RSG टोकन का कहां क्या क्या यूज हो सकता है, तो ये सारी चीजें हमने बताया। तो कोई भी क्रिएटर जो क्रिप्टो जिसने बनाई है उसने क्या किया, उसने उस टोकन का एक यूज, चाहे वो गेम में हो, चाहे वो किसी एप्लीकेशन पे हो, किसी वेबसाइट पे हो, व्हाटसोएवर कहीं पे भी हो, उसने एक यूज उसका क्रिएट किया। रोड मैप के अंदर लोग ये चीजें करेंगे, इन फ्यूचर होगा, क्योंकि हर चीज को करने में समय लगता है, पैसा लगता है और टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत कुछ लगता है। अभी अगर मैं बात करूं फेसबुक की, तो फेसबुक ने जो मेटावर्स की बात कही है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे मेटावर्स फेसबुक, तो वहां पे शायद आपको वीडियो मिल जाएगी और वहां से आपको पता चल जाएगा कि फेसबुक का जो ओनर है जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को जो मेटावर्स हम लेके आ रहे हैं, इसको कंप्लीट होने में हमें कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। कितने महीने नहीं, 5 से 10 साल। जी हाँ, यानी कि वो लोग आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है, 50 साल बाद क्या होने वाला है, उस सोच को देख करके आज काम करते हैं। और इसे ही कहते हैं बड़े प्लेयर्स। तो ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये उस सोच पे काम करते हैं कि आज से 50 साल के बाद क्या हो। तो इन्होंने जो चीज बनाई रोड मैप, अब उस रोड मैप के अंदर मान लीजिए अगर अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी हो सकता है फेसबुक या गूगल या कोई भी और कंपनी क्रिप्टो भी लेके आ सकती है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो कहने का भाव मेरा ये है कि उन्होंने क्या किया, एक यूज उसका बता दिया कि वो 5 साल के बाद बनेगा या 10 साल के बाद बनेगा, और उसके अंदर मान लीजिए बिटकॉइन का यूज होगा, इथेरियम का यूज होगा, या फिर उनकी अपनी कोई क्रिप्टो ये बनाते हैं तो वो क्रिप्टो का यूज होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जो डिमांड पैदा करेगा। जब किसी चीज का यूज होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। चलो इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। आप लोगों ने पबजी गेम का नाम सुना होगा, है ना। पबजी गेम, पबजी गेम क्या है, एक गेम है जिस गेम के अंदर एक पूरा 3D एनिमेशन के साथ बनाया गया गेम है, जिसमें जंगल होता है, पहाड़ होते हैं, शहर होते हैं, उसमें फिर एक व्यक्ति अपना बंदूक लेके निकलता है, फिर सामने दुश्मन होते हैं और वहां पे उनको गोलियां मार मार के उनको खत्म करना। ठीक है, तो एक तरीके से एक गेम है ये। और इस गेम के अंदर आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत इसको खेलते हैं और बहुत शौकीन हो चुके हैं। तो जैसे जैसे इस गेम के ऊपर बच्चों का या बड़ों का, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े भी देखे हैं जो इस गेम को खेलते हैं, पूरे एडिक्ट हो चुके हैं। तो वो जो गेम को खेलते हैं तो डिमांड बढ़ रही है, यूजर्स बढ़ रहे हैं। अब वहां पे क्या हुआ, पबजी ने, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये बास्केट पहनी हुई है, ये थोड़ी स्काई ब्लू कलर की, और मुझे वहां पे दिख रहा है कि मुझे रेड कलर की कोई जैकेट मिल रही है और मैं उसको पहन सकता हूँ। किस कौन पहन सकता है, मैं नहीं, जो मेरे नाम का कैरेक्टर उस गेम में है वो कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर जो है वो टी शर्ट पहन सकता है, जैकेट पहन सकता है, लेकिन वो जैकेट आपको खरीदनी पड़ेगी। आपके पास AK-47 है, लेकिन वो एक बंदूक दिखाते हैं कि बंदूक और है जो इसके भी ऊपर है, और वो बंदूक इतनी फास्ट चलेगी कि बहुत सारे लोग मर जाएंगे, फास्ट चलेगी और उसमें गोलियां भी ज्यादा होंगी।
तो लेकिन वो बंदूक अगर आपको लेनी है तो आपको खरीदनी पड़ेगी, और जब आप खरीदेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैसे देने। सिंपल। तो बन गया बिजनेस मॉडल। और आज की तारीख में मैं बताऊं, पबजी, फ्री फायर और भी बहुत सारे गेम्स हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है डेली का, करोड़ों रुपए का। क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये सिर्फ किसी एक कंट्री में नहीं खेली जाती, ये वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली है। तो यहाँ पे पैसा होती है, तो उसके बाद साथ में आते हैं इन्वेस्टर्स, साथ में इन्वेस्टर भी आते हैं। और वो इन्वेस्टर, क्योंकि ये जो गेम है, ऐप है, वेबसाइट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट तो अभी लाइव नहीं है, ये प्रोजेक्ट तो बनेंगे कब, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। लेकिन अभी क्या होता है कि उसको इन्वेस्टर्स उठा लेते हैं। इसको और सिंपल भाषा में क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ जमीन का टुकड़ा है, और मैंने उस जमीन के अंदर क्या किया, मैंने प्लॉट्स काट दिए हैं, छोटे छोटे 100 गज के मैंने प्लॉट काट दिए। ठीक है, अब 100 गज के जो मैंने प्लॉट्स काटे, तो आपको क्या लगता है कि आज ही मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा उस प्लॉट को खरीदने के लिए, तो आज ही खरीदेगा और आज ही मकान बना लेगा, वहां पे अपना घर बना लेगा? क्या सिर्फ घर बनाने वाले व्यक्ति ही प्लॉट खरीदते हैं? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। किसी भी प्लॉटिंग जब होती है या फ्लैट जब बनते हैं, कटते हैं, चीजें बिकती हैं, तो वहां पे सिर्फ 10% लोग आते हैं अपना घर बनाने शुरुआत में, और 90% लोग जो हैं वो सिर्फ आते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने। कि आज इस प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए है, तो आज मैं इस प्लॉट को खरीद लेता हूं 10 लाख रुपए में, और इस समय के अंदर इसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब इसकी डिमांड बढ़ेगी 10 लाख से 20 लाख हो जाएगा, तब मैं इसको बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, फिर हो सकता है कि जिस व्यक्ति को उसने बेचा है वो भी मकान नहीं बनाना चाहता, उसको पता है कि रेट और ऊपर जाएगा, आज फिलहाल 25 लाख में मिल रहा है तो वो 25 लाख में खरीदता है और फिर आगे जाके उसको 50 लाख में बेचता है। तो ये चीजें चलती रहती है, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं लास्ट में जाके एंड यूजर तक पहुंचती है, किसी भी एंड यूजर तक, और किसी भी एंड यूजर तक जब वो पहुंचती है तब वो उस मकान को बिल्डिंग का शेप देता है, और वो प्रोडक्ट रिडीम हो जाता है, मतलब एक तरीके से बर्न हो जाता है लास्ट स्टेज। सो सेम इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी काम करती है, लेकिन इसके अंदर एक खासियत जो है सबसे बड़ी, वो है सप्लाई। कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब बनती है तो उसकी जो सप्लाई है, जैसा मैंने कहा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है व्हाइट पेपर के द्वारा, और इसमें सप्लाई एक बहुत अहम भाग है, बहुत अहम रोल निभाती है। और ये जो सप्लाई होती है ये लिमिटेड होती है, लिमिटेड, यानी कि कोई भी क्रिप्टो का क्रिएटर अगर सप्लाई लिमिटेड है तो वो उस टोकन को या उस कॉइन को बार बार और ज्यादा नहीं बना सकता। ये चीज पहले से ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। उम्मीद करता हूं कुछ बेसिक चीजें हैं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। जो मेन है वो सीधा सीधा मैं अगर बता दूंगा कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, तो शायद आप लोग उस चीज को उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से, और जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहती है, और जब इन्वेस्टरों के पास सारे टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और यहां से जब डिमांड आती है, क्योंकि जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब तक ये सारी चीजें हो चुकी होंगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी और नए इन्वेस्टर भी आएंगे। तो अब दो चीजें हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं और किसी कंपनी के पास 100 ही टोकन है, सॉरी, एक कॉइन का जो क्रिएटर है उसके पास 100 ही टोकन है, और 100 के 100 टोकन इन 100 लोगों में एक एक टोकन करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपके पास दो तरीके के लोग आए, एक, और कंपनी ने मान लीजिए सारे प्रोजेक्ट भी अपने फाइनल कर दिए, सारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं,
अब क्या होगा, और आपके पास ये गेम खेलने वाला व्यक्ति भी आएगा, ये ऐप चलाने वाला व्यक्ति भी आएगा, ये वेबसाइट चलाने वाला व्यक्ति भी आएगा। जो जो उस क्रिएटर के, उस कॉइन के, उस क्रिप्टो के जो जो प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, उन सभी प्रोजेक्टों के जो यूजर हैं, जो उनके दीवाने हैं, वो लोग भी उस क्रिप्टो को खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गेम खेलनी है, वो इन्वेस्टर नहीं है, एंड यूजर है, लेकिन वो खरीदना चाहते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी और स्टॉक लगभग खत्म ही है, स्टॉक अब किसके पास है? इन्वेस्टर्स के पास है, आप लोगों के पास है। अब आपकी इच्छा, आप अपने उस प्रोडक्ट को, आप अपनी उस क्रिप्टो को किस रेट पे सेल करना चाहते हैं। अब जब 100 लोग हैं तो 100 लोग हो सकता है अलग अलग रेट पे बेचना चाहते हो। एक व्यक्ति है, मान लीजिए सबने 1 रुपए में खरीदा था, एक व्यक्ति है जो इसे 10 रुपए में सेल करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति है वो कहता नहीं मैं तो 15 में सेल करूंगा, तीसरा व्यक्ति हो सकता है मैं 50 पे सेल करूंगा, चौथा व्यक्ति हो सकता है मैं 200 पे सेल करूंगा। इस तरीके से बहुत सारी बिडिंग्स होती हैं और यहाँ पे बाय करने वाले लोगों की भी बिडिंग आती है कि नहीं यार 10 रुपए तो बहुत महंगा है, मैं तो इसको 8 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, अगर कोई देना चाहता है तो दे। समझ रहे हैं बात को? एक बार जरा चैटिंग बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं अगर कुछ बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो, यस और नो। सो इसी तरीके से बायर वाले, अब कोई मान लीजिए कोई गेम खेलने वाला व्यक्ति है जो बहुत मतलब एडिक्ट है या फिर उसको बहुत इच्छा हो रही है कि नहीं मुझे तो लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, और मान लीजिए 8 रुपए में तो ये दे नहीं रहा। अब एक नया बंदा आता है और वो कहता है कि भैया मेरे को तो 10 रुपए में दे दो तुम यार, तो क्या होगा, इस व्यक्ति का सेल हो जाएगा और इस व्यक्ति के पास आ जाएगा। अब ये 10 रुपए की इस कॉइन को या इस टोकन को क्या करता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो ये 10 रुपए का खरीद के 50 रुपए का बेचने के लिए लगा दो, और या फिर ये चाहे तो इस 10 रुपए में इस टोकन को खरीद के अपनी गेम पे जाए और वहां पे इसको जो भी चीजें खरीदनी है वो खरीदे और एंजॉय करे। तो हर तरीके के लोग इस दुनिया में हैं। हम लोग कभी कभी सिर्फ अपने हिसाब से कि हम कैसे हैं, हम अपने हिसाब से दुनिया का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा, मैं किसी से बात कर रहा था फोन पे और यही चीज जब मैं उसको कुछ चीजें क्लियर कर रहा था तो उसने मुझे कहा यार गेम कौन खेलता है, गेम भी कोई चीज है खेलने वाली, गेम कौन खेलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खेलते हैं क्या, बोलते नहीं मैं तो इन चीजों में पढ़ता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं कहा इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि गेम कौन खेलता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें और जाके देखें कि पबजी का टर्नओवर कितना है, आप जाके देखें कि फ्री फायर का टर्नओवर कितना है, आप जाके देखें कैंडी क्रश का टर्नओवर कितना है, लूडो का टर्नओवर कितना है, जितने भी गेम्स हैं इन गेम्स का टर्नओवर कितना है, कितने यूजर्स हैं वहां पे, क्या होता है वहां पे, तो आपको शायद समझ में चीजें आ जाए। लेकिन हम लोग कभी कभी अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं कि शायद जैसा मैं हूं वैसे ही पूरी दुनिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने आप से बाहर निकलें और बाहर की दुनिया को देखें तो बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर बाय और सेल होना शुरू होता है, और जब ये बाय सेल होना शुरू होता है तो इसको कंट्रोल कौन करता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को बनाया गया, उनकी बनी, प्रचलन में आई, तो इसी चीज को लेकर के आई सबसे पहले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाई गई ताकि इसका भी किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना रहे। यहां पे भी इसको ऑनलाइन ब्लॉकचेन पे ही डाल दिया गया कि जिसको खरीदना है खरीदो, जिसको बेचना है बेचो, कोई नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। तो जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा और बिल्कुल सेफ होगा तो जाकर के ही लोग उस पर भरोसा करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाएगी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये लेन देन होना शुरू हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कोई चीज खरीदनी है,
कोई क्रिप्टो खरीदनी है तो आपको उसके बदले में अपने देश की करेंसी नहीं देनी, आपको उसके बदले में क्रिप्टो ही देनी पड़ेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको बिटकॉइन खरीदना है, तो बिटकॉइन आप कैसे खरीद सकते हैं डिसेंट्रलाइज पे? आप कहते हैं जी मेरे पास तो इंडियन रुपीस पड़े हैं मेरी जेब में, नहीं खरीद सकते। आप कहोगे सर मेरे बैंक में पैसा पड़ा है, नहीं खरीद सकते। आपके पास कोई ना कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी होनी ही चाहिए जिससे आप बिटकॉइन खरीद सकते। अब यहाँ पे रोल आता है कि ये आखिर जब कोई करेंसी से खरीद ही नहीं सकता, अपने देश की करेंसी से नहीं खरीद सकता, तो आखिर ये करेंसी जो एसेट जो बना है, जो बिटकॉइन बना है या जो एथेरियम बना है, ये लोगों पे आएगा कैसे? इसके लिए फिर शुरू हुआ माइनिंग्स का। तो यहाँ पे एक माइनिंग्स भी आ जाता है। अब माइनिंग्स क्या है? माइनिंग्स के लिए उस क्रिएटर ने इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि हम इसमें इतने टोकन या इतने कॉइन फ्री में क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। चाहे हम इसको एयर ड्रॉप का नाम दे दें, ठीक है, एयर ड्रॉप का नाम भी दे सकते हैं और इसको माइनिंग का नाम भी दे सकते हैं। तो हर करेंसी का एक अलग अलग मेथड होता है माइनिंग करने। तो वहां से भी टोकन या जो क्रिप्टो है वो मार्केट में एक दूसरे के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो अब जब ये प्रॉब्लम चल रही थी, अब मैं धीरे धीरे करके मेन मुद्दे पे आ रहा हूं और आप समझेंगे कि मेन मुद्दे पे अब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है और गवर्नमेंट ये बिल क्यों लाना चाहता है। ओके, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बाद जैसे जैसे, क्योंकि आज से अगर हम बात करें 8-10 साल पहले की, तो इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं थी क्रिप्टो, लोग ज्यादा इसको समझते नहीं थे, लोग ज्यादा इसको खरीदना भी पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो प्राइस भी बहुत कम हुआ करता था। 2008 या 9 की बात है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सबसे पहली क्रिप्टो बनी है, यानी कि जिसका नाम है बिटकॉइन, तो उस समय बिटकॉइन का रेट जो है वो लगभग ₹1 या ₹2 हुआ करता था। आज की अगर हम बात करें तो आज का रेट इसका लगभग 45 लाख रुपए से भी ऊपर है, 50 लाख 55 लाख तक भी गया, 60 लाख तक भी गया। ओके, सो इतना वॉयलेशन आया है पिछले 8-10 सालों के। तो क्यों आया? क्योंकि धीरे धीरे करके लोगों को ये चीज समझ आने लगी। कोई भी चीज जब नई नई आती है तो किसी समझ में नहीं आती। सो धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आने लगी, और जब लोगों को समझ में आने लगी तो इसके अंदर इंटरेस्ट लोगों का बढ़ने लगा, लोग इसको खरीदने लगे, जैसे तैसे करके रखने लगे। लोग इसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी समझने लगे, लोग माइनिंग करने लगे, लोगों ने अपने घरों में कंप्यूटर मशीनें लगा ली, सॉफ्टवेयर बनवा लिए, बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन माइन भी किया। ये 2004-5 की बात है, सॉरी 8-10 की बात है। तो 2010 के अंदर बहुत सारे घर घर में कंप्यूटर्स बहुत सारे लोगों ने लगाए, अच्छा बिटकॉइन कमाया। अब उसके बाद जैसे जैसे किसी भी चीज के अंदर जब वॉल्यूम बढ़ता है, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज के अंदर जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसको आसान करने की कोशिश की जाती है, और साथ में उसके अंदर कुछ और बड़े प्लेयर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स जब आते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उसमें से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, नए नए प्लान बनते हैं, नई नई प्लानिंग्स बनती है, तो ऐसे ही जन्म हुआ फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का। अब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या है? सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आपकी और मेरे जैसे ही किसी व्यक्ति ने बनाई है। अभी अगर हम बात करें वजीर एक्स की, तो वजीर एक्स के हमारे शेट्टी साहब, शायद पूरा नाम है निश्चल सेठी जी, तो निश्चल सेठी उसके फाउंडर है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा, या उससे भी पहले जिन्होंने एक्सचेंज बनाई है उन्होंने सोचा होगा, धीरे धीरे करके सारी चीजें आती हैं कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी को समझ रहे हैं, ब्लॉकचेन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छा जा सकता है आने वाले समय के अंदर, इसके अंदर बहुत स्कोप्स है, बहुत फ्यूचर है, बहुत रोजगार है, बहुत बड़ी अर्निंग है, तो इसको हाथ से नहीं जाने देना है, इसको ग्रैब करना है, और इसको ग्रैब करने के लिए लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है और इसको हैंडल करना है। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंज वालों ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी है ही है ब्लॉकचेन, तो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्होंने एक एक्सचेंज बनाई, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर वहां पे प्राइस चल रहे हैं सभी क्रिप्टो करेंसीज के, ठीक है, और वहां पे लोगों को बोला कि भाई साहब आपको अगर क्रिप्टो खरीदनी है या बेचनी है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ।
और आप इंडियन रुपीज में ही, अगर इंडिया में है तो इंडियन रुपीज में, अगर मान लीजिए अमेरिका में है तो डॉलर में, अगर किसी दूसरी कंट्री में है तो वहां की कंट्री की करेंसी के हिसाब से आप लोग किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया, पूरा सिस्टम लीगल तरीके से बना, कोई इलीगल तरीके से नहीं बनाया, बिल्कुल लीगल तरीके से बनाया। उसके अंदर उन्होंने अपनी फीस रखी, तो जब कोई पैसा देता था तो उसको वो एक लेजर में डालते हैं, फिर लेजर में डालने के बाद फिर वो जब क्रिप्टो खरीद लेता है तो वो क्योंकि कोई ना कोई वहां पे बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। देखो सिंपल सा दो ही काम होता है किसी भी एक्सचेंज पे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ एक्सचेंज है, ठीक है, कोई XYZ एक्सचेंज है, और मान लीजिए यहाँ पे बिटकॉइन की बात करूं, मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं, रेट चल रहा है मान लीजिए 45 लाख, मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बिड डालूंगा। मैंने एक बिड डाल दी कि मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ये XYZ एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के ऊपर कोई व्यक्ति बेचने वाला ही नहीं है, मैं खरीदने वाला हूं लेकिन कोई बेचने वाला अगर नहीं है, तो मेरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो, ये पेंडिंग ही पड़ी रहेगी जब तक कोई बेचने वाला नहीं आए। तो इसमें एक्सचेंज का तो कोई मतलब नहीं बनता। एक्सचेंज का सिर्फ इतना मतलब है उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया और यहाँ पे ये खरीदने वाला आ गया, तो ऐसे ही बोला कि अगर आपको बेचना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हमारे पास यूजर है। तो जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते गए, और यहाँ पे खरीदने वाले भी आ गए, बेचने वाले भी आ गए, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है किसी भी दो पार्टियों के बीच में, जब कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उसमें से थोड़ा सा कमीशन खरीदने वाला और थोड़ा सा कमीशन बेचने वाला, दोनों पार्टियां इस एक्सचेंज को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा कमीशन के तौर पे दे देती। तो ये एक्सचेंज का काम है। तो इन लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो ऑलरेडी मार्केट में है, तो हम लोग क्यों ना सेंट्रलाइज एक्सचेंज लें और इंडियन करेंसी के हिसाब से ही हम लोग मतलब लोगों से पैसा ले लें और उनका लेन देन जो है वो इंडियन रुपीज में करवा दें और क्रिप्टो जो है वो बाय सेल होने लग जाए। तो इस तरीके से ये काम चलने लगा। अब जब ये चीज आ गई तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? डेफिनेटली वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि अब तो लोगों के लिए आसान हो गया ना। जितना आसान काम होता जाएगा पब्लिक के लिए उतना ही ज्यादा काम करना इजी रहेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसी प्रकार अब वॉल्यूम बढ़ने लगे। पहले हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ एक एक्सचेंज हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे करके दूसरे व्यक्ति ने भी एक्सचेंज बना ली, तीसरे ने बना ली, चौथे ने बना ली। आज की अगर हम बात करें तो टोटल 16 एक्सचेंजेस हैं हिंदुस्तान के अंदर, टोटल 16 एक्सचेंजेस हैं जो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम। और ये सारी एक्सचेंजेस ऑलरेडी एक नंबर में काम करती हैं। जो भी पैसा आता है, जो पैसा ये कमाते हैं, उसका जो टैक्स बनता है, टैक्स भी पे करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत लोग हैं जो इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ जुड़े। अब बात करते हैं आगे। अब बस 5 मिनट के बाद अब मेन मुद्दा शुरू होने जाता है। अब क्या होगा, अब जितने भी एक्सचेंज वाले हैं ये तो अपना काम कर रहे हैं। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अभी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो एक क्रिप्टो है, कोई भी क्रिप्टो क्यों ना हो, XYZ कोई भी क्रिप्टो क्यों ना हो, सारी की सारी क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड होती है। वर्ल्ड वाइड यानी कि ग्लोबली। तो ग्लोबली जितनी भी ये क्रिप्टोज हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में है आप तो आप हिंदुस्तान में ही बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अमेरिका में बेच सकते हैं, आप कनाडा में बेच सकते हैं, आप थाईलैंड में बेच सकते हैं, आप कहीं पे भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड यूज होती है। और रेट ऐसा नहीं कि आप यहाँ से बिटकॉइन लेके जाएंगे तो वहां पे जाकर रेट इसका कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो बात अलग है। सो सारी एक्सचेंजेस को पता है कि ये वर्ल्ड वाइड चल रही है, और जब ये वर्ल्ड वाइड चल रही है तो बहुत सारी सरकारें ऑलरेडी, जब उन्होंने देखा इतना सारा पैसा
जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जा रहा है, आ रहा है, ट्रांजेक्शंस हो रही हैं और एक्सचेंजेस चल रही हैं, प्राइवेट एक्सचेंजेस बन गई हैं। तो सब चीजें जब इस तरीके से चलती हैं तो गवर्नमेंट जो है क्या करती है? सबसे मेन अब आते हैं हम मेन पॉइंट, तो उसके लिए मैं एक बार इसको फिनिश करता हूं। मुझे पता है कि शायद आज की मीटिंग में आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन पार्ट है और कहते हैं कि एजुकेशन पार्ट जो होता है वो बहुत ही बोरिंग होता है। एक चीज मैं बता दूं आपको इस मीटिंग में अभी कि इस मीटिंग में लास्ट टाइम तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को कुछ खुशखबरी भी देनी। सो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, गवर्नमेंट वॉल्यूम हाई हो गया, वॉल्यूम हाई हो रहा है और ये भी पता है कि आने वाले सिर्फ 1-2 सालों के अंदर ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टीम जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो शिरकत में हैं। तो जो यंग है वो एजुकेटेड भी हैं, एजुकेटेड है तो उनको टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पसंद आती है ना। मान लो अगर हमारे मान लीजिए आप सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए कि जब नए नए एंड्रॉयड फोन आए थे, इंटरनेट आया था, और उस समय मान लीजिए हमारे घर में हमारे पिताजी के पास सिंपल कीपैड वाला फोन होता था और हम अपने लिए मोबाइल ले आए एंड्रॉयड, और अगर हमने वो एंड्रॉयड फोन उनको चलाने के लिए दिया अपने पिताजी को, तो उन्होंने क्या बोला, मुझसे नहीं चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो था वो खत्म हो चुका था, एज के साथ कुछ चीजें खत्म होती जा रही। सो लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखें तो आपके बच्चे, चाहे वो 5 साल का क्यों ना हो, 4 साल का क्यों ना हो, 6 साल का क्यों ना हो, शायद आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो एंड्रॉयड फोन चलाना चाहता है। तो क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमेटिकली नई जनरेशन के अंदर बढ़ रही है, और क्रिप्टो क्या है, टेक्नोलॉजी है। सो इसलिए भी वॉल्यूम हाई हो रहा है। आने वाले समय के अंदर बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसा भी मान रहे हैं कि क्योंकि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारा बेनिफिट, प्रॉफिट है, हाई वॉलेटाइल है, और मतलब ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड होती है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, एक तरीके से मैं कहूं कि उनके अंदर डर है ना, उनके अंदर डर है कि अगर सारी दुनिया क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट करेगी क्योंकि ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, तो बैंकिंग सेक्टर में कौन इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्ट करेगा, ये सबसे बड़ा। तो ये भी एक डर। फिर दूसरा डर एक और जो सरकार के मन में होता है कि जो क्रिप्टो है, क्योंकि इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई बॉडी इसके ऊपर नहीं है, तो लोगों का हाथ लगा हुआ है, वो पैसा ना जीरो हो जाए, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, कहीं कोई बड़ा स्कैम ना हो जाए, ये भी डर गवर्नमेंट को सता। तो क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे देशवासियों का कोई पिट जाए, और क्योंकि ये ग्लोबली है, तो अगर मान लीजिए कोई यूके, कनाडा या बाहर की कोई दुबई जैसी से कहीं से कोई कंपनी से वहां से कोई आता है और वो क्रिप्टो लॉन्च करता है, और मान लीजिए उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर घुमाया और सब कुछ किया और बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान से इकट्ठा किया और स्कैम हो गया, तो देश को फर्क पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी सरकारें, सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार ही नहीं, मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान की सरकार नहीं, पूरे वर्ल्ड काम कर रहे हैं कि अगर इस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए तो क्या क्या पॉइंट्स रखे जाएंगे, कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ज्यादा नहीं, डीप में जाकर के 3 पॉइंट मैंने निकाले हैं, और वो 3 पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश।
देखिए गवर्नमेंट का 3 पॉइंट जो मैंने निकाले हैं, वैसे तो और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली 3 पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहले कंपनी सॉरी गवर्नमेंट जो है वो घबराई हुई है किस चीज से? किसी भी बड़े फ्रॉड होने से, कोई स्कैम होने से, कोई गलत ट्रांजैक्शंस होने से, चाहे वो आतंकवादी कोई ट्रांजैक्शन हो, मतलब गतिविधि हो, कोई हवाला जैसी कोई गतिविधि हो, या ब्लैक मनी जैसी कोई गतिविधि। तो जो भी चीजें आती हैं जो फ्रॉडनेस में आती हैं, धोखाधड़ी में आती हैं, तो इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट जो है वो चिंतित है। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस चीज को लेके चिंतित है। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रावधान बना दे, कोई ऐसा रेगुलेशन, ऑलरेडी ये बिल पास होता है और उसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट हो जो कि इस बिल को अच्छे से बनाए और ये जो डर है ये डर खत्म हो जाए, तो मैं मानता हूं कि जो वॉल्यूम आज की तारीख में यहाँ पे हाई है, ये बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो क्या है? पॉजिटिव साइन, बी पॉजिटिव, जो मैं हमेशा करता हूं। और मैं बिल्कुल लेके बहुत बी पॉजिटिव हूं। तो पहला, फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट इस पे कुछ काम करे, बहुत अच्छी बात, आपके लिए भी हमारे लिए भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर ना बनने दिया जाए। कहीं गवर्नमेंट को ये डर होता है कि अगर कोई कम्युनिटी या कोई, मान लीजिए जैसे चलो हम क्रिप्टो की नहीं बात करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी अगर लोग लेन देन में भी अगर यूज करने लगे, लेन देन में मतलब कि मान लीजिए आपके पास क्रिप्टो है कोई भी, और आपको आटा खरीदना है, तो आप पैसे देने के बजाय वहां पे क्रिप्टो दें और आटा खरीद लें। आपको मोबाइल खरीदना है तो आप क्रिप्टो दें और मोबाइल खरीद लें, आप क्रिप्टो दें आप टीवी खरीद लें। तो ये जो होता है ये होता है एक्चुअली कि आप जो देश के अंदर, जिस देश के अंदर आप हैं, उस देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है, तो वहां की अर्थव्यवस्था वहां की करेंसी के ऊपर चलती है। करेंसी किसी भी देश की बहुत अहम होती है, उससे देश चलता है, उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, सरकारें चलती हैं, पूरा देश नियंत्रण में रहता है। हमारी जो सुरक्षा करते हैं जो हमारे फौजी भाई हैं, आर्मी चलती है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, और ये सारी चीजें एक अर्थव्यवस्था का ही एक हिस्सा है। तो ये सारी अर्थव्यवस्था जो है कहीं उलट पुलट ना हो जाए। ये सारी दुनिया, मान लीजिए सारे लोगों के पास, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 150 करोड़ लोग, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूं कि सबके पास बिटकॉइन है, ये सबके पास क्रिप्टो 100%, सबके पास क्रिप्टो अवेलेबल है और अच्छी मात्रा में, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में। तो अब ये लोग जो हैं अगर कुछ खरीदेंगे तो क्रिप्टो से, चाहे वो राशन हो, एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कपड़े हो, जूते हो, एक्स वाई जेड सारी चीजें जो लेन देन चल रही हैं, और जो लोग वो जूते कपड़े बेचने वाले हैं, जो दुकानदार लोग हैं, वो भी जब होलसेल पे माल लेके आ रहे हैं फैक्ट्री से, तो वो भी क्रिप्टो में ही यूज कर रहे हैं। और मान लीजिए फैक्ट्रियां भी क्रिप्टो में यूज कर रही हैं, मतलब पूरी दुनिया जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो क्रिप्टो में ही सारे लेन देन और सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज का जवाब दें, क्या सरकार इस देश को चला पाएगी? सही मायने में अगर देखें तो नहीं, नहीं चला पाएगी। रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रकार का ना तो टैक्स आया है और ना ही पैसा आया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो गवर्नमेंट को एक ये भी यहाँ पे डर सता रहा था कि अगर क्रिप्टो को लीगल टेंडर बन गया, अगर ये
अगर ये क्रिप्टो लीगल टेंडर बन गई, इनके एक नोट की तरह अगर काम होने लगा, नोट की तरह अगर ये यूज होने लगी, पैसों की तरह अगर ये यूज होने लगी, तो क्या होगा, किसी भी सरकार, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे देश पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के लिए ये खतरनाक चीज है। क्योंकि फिर सरकार रोड कैसे बनाएगी, रोड भी तो बनाने ना, तो रोड कौन बनाएगा, हॉस्पिटल्स कौन बनाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स कौन बनाएगा, जो योजनाएं चलती हैं वो योजनाएं कौन चलाएगा, कोई देश पे आपत्ति आ जाती है तो उसको कौन बनाएगा, आर्मी को सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट जॉब्स वालों को सैलरी कौन देगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे। तो ये जो है ये सबसे बड़ी यहाँ पे चिंता की बात। तीसरा पॉइंट से आपको बाकी की चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, और वो तीसरा पॉइंट है टैक्सेस। जी हाँ, ये लीगल टेंडर से जुड़ती हुई बात है, टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब ये है, जो मैंने अभी बात करी, कि ये सारी जो सरकार, पूरा देश है, ये देश चलाने के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करेंसी की जरूरत पड़ती है। आप जब पैसा कमाते हैं तो अपने कमाए हुए पैसे को बैंक में रखते हैं, और जो पैसा आपका बैंकों में जमा रहता है, उन पैसों से वो बैंक जो है वो लोन देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देते हैं, उसके ऊपर कमाई होती है। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना। आप जब कोई कमाई करते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स देते हैं, जब कोई सामान बिकता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जब कोई खरीदारी होती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। बहुत तरीके के अलग अलग टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट के सरकारी खजाने में जाते हैं। और सरकारी खजाने में जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसों से अपने देश के लिए रोड बनाती है, सड़कें बनाती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, ताकि आपकी सेहत, आपको एक अच्छी सर्विस मिल सके। गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाते हैं ताकि एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाती है, बाकी की चीजें दी जाती है। सबसे बड़ी चीज जो सिक्योरिटी है, यानी कि आर्मी, नेवी, तो इसके ऊपर भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है उसी सरकारी खजाने में से। पूरे बजट बनते हैं, आपने सुना होगा कि देश का बजट आने वाला है इस साल। वो बजट क्या है, वो बजट यही होता है कि सरकार डिसाइड करती है कि जो सरकारी खजाने में पैसा है, इस सरकारी खजाने के अंदर जो पैसा रखा हुआ है, इस पैसों से हम इस साल किस किस सेगमेंट में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले, इसे बजट कहते हैं। सो यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो है टैक्सेस। तो अब ये 3 पॉइंट है जो गवर्नमेंट की सबसे मेन चिंता है। गवर्नमेंट को बैन करने में क्या मिलेगा, बैन करने से कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। बैन क्यों करना चाहते, क्या उससे कोई गवर्नमेंट को प्रॉफिट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों ने यहाँ पे बोला कि सर गवर्नमेंट जो है वो अपना क्रिप्टो लेके आना चाहती है, इसलिए बाकियों को बैन कर रही है। ये भी मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो गवर्नमेंट क्रिप्टो ही नहीं लेके आ रही, वो डिजिटल करेंसी लेके आ रही, मैंने शुरू में बताया। दूसरा, वैसे भी अगर हम बात करें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं, हमने आरएसजी टोकन को बनाया। मान लीजिए मेरा ही कोई पड़ोसी या कोई और कंपनी जो मेरा जानकार हो, और वो आकर के XYZ कोई दूसरा टोकन बना करके मार्केट में लेके आता है, तो मुझे क्या दुख होगा क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप बिजनेस माइंडेड के हिसाब से सोचेंगे, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति सब्जी की रेडी लेकर के गली गली में घूमता है, सड़कों पे घूमता है, गली गली में जाता है, शोर लगाता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो। तो एक व्यक्ति ये है, और एक दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो रेडी में उतनी ही सब्जी रखता है, और वो जाकर के खड़ा होता है मंडी में। मंडी में क्या होता है कि मंडी में अगर कोई यहाँ पे अपनी रेडी लेके खड़ा है, तो उसके इस बाजू भी एक सब्जी वाला खड़ा है, उसके इस बाजू भी सब्जी वाला खड़ा है, उसके सामने भी सब्जी वाले खड़े हैं, चारों तरफ सब्जी ही सब्जी, सब्जी ही सब्जी। तो मुझे जवाब दीजिए कि सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसकी सब्जी बिकेगी, उस व्यक्ति की जो गली गली जाकर के बेच रहा है, या फिर उस व्यक्ति की जो मंडी में खड़ा है, किसकी बिकने वाली है। मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले, जवाब है जो व्यक्ति मंडी में, डेफिनेटली, क्योंकि मंडी बनती ही इसी चीज के लिए।
तो सेम वैसे ही अगर मान लीजिए इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन नहीं होता और कोई दूसरी क्रिप्टो आती ही नहीं, क्रिप्टो में कोई काम ही नहीं होता, तो क्या बिटकॉइन का इतना चलन होता? शायद मेरे हिसाब से नहीं। जहां पे मंडी होती है वहां पे यूजर्स आते हैं, यूजर्स आते हैं तो यूजर्स समझते हैं, वो रिपल भी खरीदते हैं, वो अथेरियम भी खरीदते हैं, वो बिटकॉइन भी खरीदते हैं, क्योंकि सारी की सारी क्रिप्टो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, सबकी सब डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, सो मंडी के अंदर ही आपका सबसे ज्यादा चीजें बिक सकती हैं, तो गवर्नमेंट को बैन करने से कोई मतलब नहीं है। अगर जो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अपना क्रिप्टो लेके आ रही है और इसलिए बाकियों को बैन कर रही है, अगर वो अपना क्रिप्टो लेके आएगी और बाकियों को बैन कर देगी तो क्या उसका क्रिप्टो बिकेगा? कॉमन सेंस की बात है। पहली चीज तो गवर्नमेंट क्रिप्टो नहीं लेगी, वो डिजिटल करेंसी लेगी। ओके, सो ये 3 पॉइंट मेन है। फ्रॉड ना हो, कोई गलत हाथों में ना जाए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है कि किसी गलत मतलब इससे हमारे युवा जो है वो भटक सकते हैं, तो इसका कोई गलत यूज ना हो। कुल मिला के बात है, गलत यूज ना हो, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस लाने की तैयारी में गवर्नमेंट काम कर रही है। दूसरा, इसको लीगल टेंडर ना माना जाए, इसको लीगल टेंडर ना माना जाए और लीगल टेंडर की तरह इसको इस्तेमाल ना किया जाए, तो इस पे काम कर रही है। अब लीगल टेंडर नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? इसको गवर्नमेंट, जहां तक मेरा आइडिया है, इसे एसेट मोड में डालेगी, एसेट सेगमेंट में डाल देगी और इसको इसके ऊपर एक रेगुलेशन ला करके बिल बना देगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है भी ऐसे। इसको आप लोग सिर्फ इतना समझो कि मैंने वही प्लॉट वाली बात कि मैंने 10 लाख रुपए दिए और उसके बदले मैंने एक प्लॉट मेरे नाम पे रजिस्टर हो गया, वो प्लॉट वहीं पे है। मान लीजिए मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में और मैंने प्लॉट खरीद लिया है मुंबई में, ठीक है, तो वो मुंबई से उठ के मैं अपनी जेब में डाल के तो नहीं ला सकता ना प्लॉट को, वो रहेगा तो वहीं पे। तो सेम उसी तरीके से क्रिप्टो है, तो आपने क्रिप्टो खरीदी, पैसे दे दिए, क्रिप्टो जहां थी वो वही है, बस आपके वॉलेट एड्रेस पे शो कर रही है कि आपके वॉलेट पे वो क्रिप्टो आ चुकी। अब वो एक एसेट है, अब उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, तो जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस जब बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, ऐसी हमारी मानसिकता होती है। तो सेम वही मानसिकता हमारी क्रिप्टो में होनी चाहिए कि जब क्रिप्टो बढ़ेगी, जब ये कॉइन बढ़ेगा तो मैं इसको बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। सिंपल। आप बेचना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। कुछ लोग 10 लाख का प्लॉट लेके सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा तो बेच के निकल जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं तो डबल का इंतजार करूंगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया, वो बच्चे जब बेचना चाहेंगे तो बेच लेंगे। तो अलग अलग मानसिकता है। तो सेम उसी तरीके से क्रिप्टो को भी मानना चाहिए और इसको एसेट ही समझना चाहिए। आज अगर आप आरएसजी टोकन भी खरीद रहे हैं तो आरएसजी टोकन को एक आपको करेंसी ना मान के इसको भी एक एसेट मानना चाहिए। और आरएसजी टोकन को आपने आज जिस भाव पे खरीदा है और फिर कल को इन फ्यूचर में आप जब इसको किस भाव में बेचेंगे, उस दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में जो प्रॉफिट निकल के आएगा, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो टैक्स क्या होगा, कितना होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप लीगल टेंडर की तरह उसको यूज नहीं कर पाएंगे और पैसा आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। और जब आपके पास पैसा आ जाएगा, उस पैसे को आप आरबीआई द्वारा बनाई गई डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और डिजिटल करेंसी को आप यूज करेंगे। ये है पूरा प्लानिंग। सो जितनी भी चीजें निकल के आई हैं बस इतनी ही चीजें हैं और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। समय भी आज थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, 9 बज चुके हैं। वैसे हम लोग 9 बजे आज मीटिंग को समाप्त कर देते हैं हर बार, लेकिन आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक था और जरूरी थी ये चीजें आप लोगों को शेयर करनी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आरएसजी टोकन हो या बिटकॉइन हो या अथेरियम हो, सारी करेंसीज जो हैं इसको आप करेंसी ना मान के इसको एसेट मानिए। नंबर 1, अगर गवर्नमेंट कोई भी बिल लेके आएगी तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, बी पॉजिटिव ऑलवेज। और जितने भी चीजों पे गवर्नमेंट ने बात की है, मैं आपको बता रहा हूं सारे के सारे पॉजिटिव सेगमेंट्स हैं, सारे के सारे। इसको मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट से बता देता हूं, वो पॉइंट क्या है। मान लीजिए अगर आप अभी किसी को जाकर के आरएसजी टोकन का प्लान देते हैं,
उसको खरीदने के लिए बोलते हैं। तो हो सकता है सामने से जवाब आए कि क्या होता है, कैसे होता है, कल को ये हो गया तो वो हो गया तो। और अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रेगुलेशन बना दिया, एक रेगुलेटरी बना दी, कानून पास हो गया, बिल पास हो गया, तो कोई भी व्यक्ति आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा और हर व्यक्ति क्रिप्टो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। तो ये पॉजिटिव सेंस है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट जो चाहती हैं, और जितने भी हमारे देश के अंदर एक्सचेंजेस फिलहाल हैं, देखिए बात किसके साथ हो रही है, ये जो बिल बन रहा है किसके लिए बन रहा है? नंबर 1 एक्सचेंज, और नंबर 2 जो क्रिप्टो को खरीदने वाले हैं यानी कि यूजर्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक्सचेंजेस जो हैं ये तो 100% एग्री हैं कि सर बनाओ कानून। क्यों? क्योंकि इनकी कमाई हो रही है। जैसे मान लीजिए अभी अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। इक्विटी मार्केट के ऊपर क्या है, कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो सेबी की ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कमाई होती है। एसटीटी, फलाना ट्रांजैक्शन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, बहुत सारी चीजें। उसके बाद जो ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि एंजल ब्रोकर है, या आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो ब्रोकर्स हैं इनको क्या बेनिफिट? इनको बेनिफिट है कि जब भी कोई इनका यूजर कोई चीज खरीदेगा या बेचेगा, कोई शेयर खरीदेगा या बेचेगा, तो उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर ये ब्रोकरेज लेते हैं यानी कि कमीशन लेते हैं। तो एक्सचेंजेस का तो बेनिफिट है कि अगर अभी रेगुलेट नहीं है फिर भी वॉल्यूम हाई है, और जब ये रेगुलेट हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट इसको एक कानूनी जामा पहना देगी, तब तो वॉल्यूम भागेगा रॉकेट की तरह। तो जब वॉल्यूम भागेगा तो 100% इनकी इनकम भी होगी। लेकिन बस इन एक्सचेंजेस को जो भी रेगुलेट बॉडी होगी उस बॉडी के अंडर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी अपने आप में करने पड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है यूजर्स। अब यूजर्स के ऊपर क्या होगा? यूजर्स के ऊपर सिंपल सा जो एक मुझे लगता है कि शायद कुछ यूजर्स इसको लेकर के नेगेटिव हो, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो है टैक्सेस। वो है टैक्सेस। मान लीजिए अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपया, और अगर बाकी तो सीए बताएगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन मैं मोटा मोटा लेके चलता हूं कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की अर्निंग आपके पास आई है, और 1 करोड़ के ऊपर अगर मैं स्लैब की बात करूं इनकम टैक्स की, तो लगभग 30% का स्लैब आखिरी स्लैब है। तो 30% इनके 30 लाख रुपया, तो 30 लाख रुपया गवर्नमेंट की खजाने में जाएगा और 70 लाख रुपए आपकी जेब में आएंगे। लेकिन ये 70 लाख रुपए आपकी 1 नंबर की कमाई बन जाएगी, जो कि सबसे बड़ा पर्सन है। 1 नंबर की कमाई, आप उस बिंदास होके घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये 30 लाख का टैक्स हमें ना देना पड़े, जो सोचते हैं इस तरीके के लोग, मेरे ख्याल से वो मूर्ख इंसान होते हैं जो टैक्स नहीं देना चाहता। क्योंकि जब वो टैक्स नहीं देना चाहता तो वो 1 करोड़ भी कमाना नहीं चाहता। सिंपल है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कमाई पे ध्यान लगाइए, टैक्सेस पे नहीं। उसके लिए आप सीए रख लीजिए, वो सीए आपके सारे काम करेगा। टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं वो भी आपको बताएगा, पैसे को कैसे काम पे लगाना है वो भी बताएगा, और टैक्सेस कैसे कम हो सकते हैं वो भी बताएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं कानून के हिसाब से। तो हमें सारे के सारे काम जो है वो लीगल तरीके से ही करने चाहिए। तो आज की इस मीटिंग के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लीडर्स का आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए।